नमस्कार। आज हम भारत की राजनीति के एक बहुत ही गर्मागर्म और कह सकते हैं तनावपूर्ण मोड़ पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। माहौल काफी तनावपूर्ण है आजकल। एक तरफ तो देखिए केंद्रीय मंत्री हैं जो विपक्ष के एक बड़े नेता पर मतलब बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि वो विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं देश को अस्थिर करने के लिए। और दूसरी तरफ विपक्ष है जो सत्ताधारी दल पे ही चुनावी धांधली, जिसे वो वोट चोरी कह रहे हैं, उसका बड़ा इल्जाम लगा रहा है। हाँ, तो ये आरोप और प्रत्यारोपों का एक पूरा जाल सा बन गया है। बिल्कुल, समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन क्या कह रहा है और क्यों। सही। तो आज हमारी ये पूरी चर्चा RMN न्यूज, रमन मीडिया नेटवर्क की 24 अगस्त 2025 की एक रिपोर्ट पर आधारित है। काफी डिटेल रिपोर्ट है ये। हाँ, मैंने भी देखी है ये रिपोर्ट। तो इसका जो मेन पॉइंट है वो है केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया है। आरोप ये कि वो जॉर्ज सोरोस जैसे मतलब अरबपति निवेशक और विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने में लगे हैं। और मजे की बात यह है, या कहूं कि टाइमिंग की बात यह है कि ये आरोप ठीक तब आया है जब विपक्ष, खासकर कांग्रेस, प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर वो वोट चोरी वाले आरोप लगा रही है। हाँ, टाइमिंग तो बहुत अहम है इसमें। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस RMN न्यूज रिपोर्ट में जो मुख्य बातें हैं, जो तर्क दिए गए हैं, उनको समझें, इन आरोपों के पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है और राजनीति पर इसका असर क्या हो सकता है। हाँ, तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले ये समझते हैं कि रिजिजू साहब ने असल में कहा क्या। रिपोर्ट बताती है कि 23 अगस्त को उन्होंने ANI को एक इंटरव्यू दिया। ANI, एशियन न्यूज इंटरनेशनल। हाँ, उस इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि जॉर्ज सोरोस, जो अपनी राजनीतिक फंडिंग के लिए जाने भी जाते हैं, उन्होंने भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए मतलब काफी पैसा लगाया है। अच्छा, सीधा आरोप पैसे लगाने का। हाँ, और बात यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी, ये जो तथाकथित भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके साथ मिली हुई हैं। और इसमें उन्होंने खालिस्तानी समूहों का नाम भी जोड़ दिया। हाँ, खालिस्तानी समूहों का भी, जो कि भारत की संप्रभुता के लिए खतरा माने जाते हैं। तो ये बहुत मतलब संगीन आरोप है। बिल्कुल, ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है, सीधे देश विरोधी ताकतों से जुड़ने की बात है। लेकिन एक चीज जो RMN न्यूज रिपोर्ट खुद पॉइंट आउट करती है वो ये कि मंत्री रिजिजू ने अपने इन विस्फोटक दावों के सपोर्ट में कोई सबूत, कोई ठोस प्रमाण उस इंटरव्यू में दिया नहीं। अच्छा, मतलब सिर्फ आरोप लगाए, सबूत कोई नहीं पेश किया। हाँ, सिर्फ जबानी आरोप थे। लेकिन क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं तो उनके शब्दों का वजन तो होता है। हाँ, वो तो है, पद की गरिमा होती है। लेकिन इन आरोपों के समय पर अगर हम ध्यान दें, जैसा आप कह रहे थे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बताइए उस बारे में थोड़ा। देखिए, इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि ये बयान ठीक तब आया जब विपक्ष और खासकर कांग्रेस पूरे देश में कैंपेन चला रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। हाँ, ये कैंपेन काफी चर्चा में है और इसका सीधा निशाना प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा है। राहुल गांधी, जैसा कि रिपोर्ट में लिखा है, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास चुनावी हेरफेर के अनुभवजन्य डेटा और सबूत है। एम्पिरिकल डेटा और एविडेंस, ये रिपोर्ट के शब्द हैं ये। हाँ, रिपोर्ट के शब्द। और वो इन कथित सबूतों के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी को धोखाधड़ी से सत्ता में आया हुआ एक अवैध नेता तक कह रहे हैं। अवैध नेता, ये तो बहुत ही कड़ा शब्द है। बिल्कुल, जाहिर है इस तरह की भाषा से राजनीतिक माहौल में गर्मी तो आएगी ही। तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही है इस पर? RMN रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है? हाँ, तो रिपोर्ट का जो विश्लेषण है वो ये मानता है कि सरकार विपक्ष के इन गंभीर आरोपों का मतलब सबूतों के साथ खंडन करने या उन पर सीधी बहस करने की बजाय एक दूसरी रणनीति अपना रही है। अच्छा, क्या रणनीति? रणनीति है मुद्दे को भटकाने की। और इसमें क्या क्या शामिल है, जैसे व्यक्तिगत हमले करना। रिजिजू का राहुल गांधी पर हमला इसी का उदाहरण है। और दूसरा, जो भी सवाल उठा रहा है उसी की देशभक्ति पर सवाल खड़े कर दो। रिपोर्ट का आकलन है कि रिजिजू का बयान शायद इसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष के आरोपों से ध्यान हटाओ और उन पर ही देश विरोधी होने का लेबल लगा दो। बिल्कुल, मतलब डिफेंस का सबसे अच्छा तरीका अटैक है, वो वाली बात। हाँ, कुछ वैसा ही लगता है। अच्छा, अब जरा उन चुनावी धांधली के आरोपों पर वापस आते हैं जिनका आप जिक्र कर रही थी। विपक्ष का मूल तर्क क्या है? मतलब किस बेसिस पर वो इतने बड़े पैमाने पर वोट चोरी का दावा कर रहे हैं? देखिए, उनका जो मुख्य तर्क है वो ये है कि देश में इतनी सारी वास्तविक समस्याएं हैं। जैसे कि आप देखिए, बेरोजगारी कितने बड़े पैमाने पर है, गरीबी बढ़ रही है, महंगाई से लोग परेशान हैं। तो विपक्ष का कहना है कि इन सब असली मुद्दों के बावजूद भाजपा लगातार चुनाव जीत रही है और वो भी अक्सर बड़े मार्जिन से। हाँ, ये बात तो है।
तो विपक्ष कहता है कि ये जो जमीनी हकीकत है उससे ये चुनावी नतीजे मेल नहीं खाते। उनकी दलील है कि ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में लगातार जीत तभी मिल सकती है जब चुनाव प्रक्रिया में मतलब बड़े लेवल पर कुछ गड़बड़ हो रही हो, हेरफेर हो रहा हो। अच्छा, और क्या रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि ये धांधली कैसे हुई, मतलब क्या तरीके बताए गए हैं जिनका विपक्ष आरोप लगा रहा है? हाँ, उस पर भी बात की गई है। रिपोर्ट में 3 मुख्य तरीकों का जिक्र है जो विपक्ष गिना रहा है। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है उनके हिसाब से। क्या है वो तरीके? पहला, वो कहते हैं कि चुनिंदा ईवीएम्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में हेरफेर किया जाता है। कुछ मशीनों को ऐसे प्रोग्राम कर दिया जाता है कि वोट कहीं और चला जाए। हालांकि चुनाव आयोग तो हमेशा कहता है कि ईवीएम फुल प्रूफ है। हाँ, चुनाव आयोग का तो यही स्टैंड है, लेकिन विपक्ष का ये आरोप है। दूसरा, वो कहते हैं मतदाता सूची में धोखाधड़ी होती है। वोटर लिस्ट में वो कैसे? मतलब फर्जी या ऐसे लोग जो हैं ही नहीं उनके नाम लिस्ट में डाल देना, या फिर जो असली वोटर हैं, खासकर जो विपक्षी पार्टियों के समर्थक लगते हैं, उनके नाम काट देना। ये भी गंभीर आरोप है। और तीसरा तरीका जो बताया गया है वो है वोटरों को रिश्वत देना, मतलब चुनाव के आसपास नकदी बांटना या दूसरी चीजें देना वोट खरीदने के लिए। ये तो बहुत ही सीरियस एलिगेशंस हैं जो सीधे सीधे भारत की चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता पर सवाल उठाते हैं। बिल्कुल, और विपक्ष सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस या सोशल मीडिया पर ये बातें नहीं कह रहा। आरएमएन रिपोर्ट कुछ जमीनी विरोध प्रदर्शनों का भी जिक्र करती है। अच्छा, कहाँ हुए ये प्रदर्शन? जैसे रिपोर्ट बताती है कि 9 जुलाई को बिहार में महागठबंधन ने, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी मुख्य है, पूरे राज्य में चक्का जाम किया था। चक्का जाम मतलब रोड ब्लॉक? हाँ, सड़कों पर ट्रैफिक रोककर विरोध जताया, और मुद्दा यही था, कथित चुनावी धांधली। और कोई उदाहरण? हाँ, एक और है। 13 अगस्त को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक काफी मतलब सिंबॉलिक लेकिन जोरदार प्रदर्शन किया। कहाँ पर? वाराणसी में, जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। वहां उन्होंने यूपी कांग्रेस के चीफ अजय राय को वाराणसी का असली सांसद घोषित कर दिया। अरे, ये तो बड़ी बात है। हाँ, उनका दावा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी असल में वाराणसी सीट करीब 1.5 लाख वोटों से हार गए थे, लेकिन धांधली करके उन्हें जिता दिया गया। अब जाहिर है ये बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही बड़ा दावा है। और इस तरह के प्रदर्शन, चाहे वो बिहार का चक्का जाम हो या वाराणसी वाला मामला, ये दिखाते हैं कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक गहरा अविश्वास और शायद एक हताशा पनप रही है लोगों के एक हिस्से में। हाँ, उन्हें लग रहा है कि शायद उनकी आवाज बैलेट बॉक्स के जरिए ठीक से दर्ज नहीं हो पा रही है। अब अगर हम आरएमएन न्यूज रिपोर्ट के अपने विश्लेषण और आलोचना पर आएं तो वो क्या कहती है? आपने कहा था कि वो सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं देती। हाँ, वो कुछ बहुत तीखी बातें भी कहती है। रिपोर्ट एक नजरिया ये पेश करती है कि किरेन रिजिजू जैसे भाजपा नेता प्रधानमंत्री मोदी का इतने जोर शोर से बचाव शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी खुद की पोजीशन, उनका खुद का पद भी शायद उसी कथित वोट चोरी वाली व्यवस्था पर टिका हो सकता है जिसके आरोप लग रहे हैं। अच्छा, मतलब एक तरह का नेक्सस बता रही है रिपोर्ट। रिपोर्ट के अनुसार ये स्थिति एक तरह की व्यक्ति पूजा या आइडलाइजेशन का माहौल बनाती है, जहां नेता का बचाव करना पार्टी के लिए जरूरी हो जाता है, चाहे आरोप कितने भी गंभीर क्यों ना हो। और रिपोर्ट के लेखक राकेश रमन, वो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहते हैं? वो प्रधानमंत्री मोदी की बहुत सीधी और कह सकते हैं तीखी आलोचना करते हैं। और यहाँ फिर से ये साफ कर देना जरूरी है कि ये आरएमएन न्यूज रिपोर्ट और उसके लेखक का नजरिया है, हम सिर्फ उसे बता रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है। तो क्या कहा गया है? रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी को एक अशिक्षित धार्मिक नेता कहा गया है, अनएजुकेटेड रिलीजियस डेमोगाग, और ये भी कहा गया है कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए फिट नहीं है। ओह, ये तो बहुत ही स्ट्रांग वर्ड्स हैं। हाँ, और आलोचना यही नहीं रुकती। रिपोर्ट आगे ये तर्क देती है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो राजनीतिक सफलता है वो उनके किसी खास राजनीतिक कौशल या असली जन समर्थन की वजह से नहीं है। तो फिर किसकी वजह से है? रिपोर्ट के अनुसार, स्रोत के अनुसार ये सफलता मुख्य रूप से चुनावी धोखाधड़ी पर आधारित है, और साथ ही पुलवामा हमला या मोदी की गारंटी जैसे भावनात्मक और रिपोर्ट के शब्दों में नकली नैरेटिव या कहानियां गढ़ने की उनकी क्षमता पर। बाप रे, ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है जो स्रोत सीधे प्रधानमंत्री और उनकी राजनीति के केंद्र पर लगा रहा है। बिल्कुल,
लेकिन क्या रिपोर्ट सिर्फ सत्ता पक्ष की ही आलोचना करती है या विपक्ष के बारे में भी कुछ कहती है? नहीं, और यही बात इस रिपोर्ट को और दिलचस्प बनाती है। वो विपक्ष के रवैये और उनकी रणनीति पर भी सवाल उठाती है। अच्छा, क्या कहती है विपक्ष के बारे में? रिपोर्ट कहती है कि विपक्ष का रवैया कई बार भोलापन भरा, मतलब नईव रहा है। इसका मतलब ये कि भले ही विपक्ष रिपोर्ट के हिसाब से मोदी और भाजपा की कथित चालों को समझता हो, लेकिन उनकी जो विरोध प्रदर्शन होते हैं उनमें अक्सर वो सस्टेनेबिलिटी, वो टिकाऊपन नहीं दिखता जो सत्ता पर असली दबाव बनाने के लिए जरूरी है। मतलब कंसिस्टेंसी की कमी। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट का मानना है कि विपक्ष कभी कभार प्रदर्शन तो करता है, जैसे बिहार या वाराणसी में देखा, लेकिन वो अक्सर थोड़े समय बाद ठंडे पड़ जाते हैं। उनमें वो धार या वो लंबा खींचने की क्षमता नहीं होती जो सिस्टम को हिला सके। तो रिपोर्ट के अनुसार विपक्ष को क्या करना चाहिए? क्या वो कोई रास्ता सुझाती है? हाँ, बिल्कुल सुझाती है। अगर हम इसको बड़े पिक्चर में देखें तो रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर ये सुझाव देती है कि अगर विपक्ष को वाकई मौजूदा सरकार को चुनौती देनी है और हराना है तो उन्हें सिर्फ चुनावों या इंस्टीट्यूशनल तरीकों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? उन्हें जनता को और खासकर छात्रों और युवाओं को लंबे समय तक चलने वाले, मतलब सस्टेन्ड सड़क प्रदर्शनों के लिए ऑर्गेनाइज करना होगा। सड़क प्रदर्शन जैसे पहले हुए हैं? हाँ, रिपोर्ट इसके लिए कुछ बड़े जन आंदोलनों का उदाहरण भी देती है जिन्होंने सरकार पर काफी दबाव बनाया था, जैसे अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था। हाँ। 2011-12 लाला, या फिर सीए विरोधी आंदोलन जो 2019-20 में हुए, और किसान आंदोलन जो 2020-21 में चला। ये सब बड़े आंदोलन थे। तो रिपोर्ट का तर्क है कि इन आंदोलनों ने दिखाया कि जनता को लामबंद करके और लगातार सड़क पर संघर्ष करके ही सत्ता को झुकाया जा सकता है। रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार विपक्ष की अपनी समझ भी अब यही बन रही है कि ये लड़ाई अब शायद सड़कों पर ही जीती जा सकती है, क्योंकि संस्थागत रास्ते शायद उतने असरदार नहीं रहे रिपोर्ट के मुताबिक। हाँ, रिपोर्ट का इशारा इसी तरफ है। ये रिपोर्ट का एक बहुत मजबूत दावा है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? हमने आज आरएमएन न्यूज की रिपोर्ट के जरिए भारतीय राजनीति के एक बहुत ही तनावपूर्ण दौर को समझने की कोशिश की। हाँ, काफी कुछ सामने आया। हमने देखा कि कैसे किरण रिजिजू का वो जॉर्ज सोरोस वाला आरोप विपक्ष के चुनावी धांधली के आरोपों की एक तरह से प्रतिक्रिया या उसे भटकाने की कोशिश के तौर पर सामने आया। बिल्कुल। हमने विपक्ष के वोट चोरी के दावों का आधार समझा, उनका तर्क कि देश की समस्याओं के बावजूद भाजपा की जीत लॉजिकल नहीं लगती और ये हेरफेर से ही संभव है। हाँ, और उनके बताए तरीके भी देखे, ईवीएम, वोटर लिस्ट, रिश्वत, और उनके विरोध के तरीके भी, जैसे बिहार का चक्का जाम या वाराणसी वाला प्रोटेस्ट। सही। और सबसे अहम बात, हमने स्रोत यानी आरएमएन न्यूज रिपोर्ट की आलोचना पर ध्यान दिया जो वो दोनों पक्षों पर करती है। हाँ, वो किसी को बख्श नहीं रही। एक तरफ वो सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर चुनावी धोखाधड़ी, मुद्दे भटकाने और नकली नैरेटिव बनाने का आरोप लगाती है। ये स्रोत का नजरिया है। और दूसरी तरफ वो विपक्ष पर भी प्रभावी और लगातार विरोध न कर पाने का, मतलब एक तरह से भोलापन दिखाने का आरोप लगाती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये रिपोर्ट भारत में गहरे राजनीतिक विभाजन की तस्वीर पेश करती है। बढ़ती हुई कड़वाहट दिखती है और सबसे चिंता की बात, चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता में विश्वास की कमी का संकेत देती है। हाँ, और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। जब दोनों मुख्य पक्ष एक दूसरे पर लोकतंत्र को ही कमजोर करने का आरोप लगा रहे हो तो ये वाकई चिंताजनक है। सही कहा। और ये रिपोर्ट हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाती है। क्या सवाल है वो? जैसा हमने अभी डिस्कस किया, स्रोत विपक्ष के लिए आगे बढ़ने का लगभग एकमात्र असरदार रास्ता बता रहा है बड़े पैमाने पर लगातार चलने वाले सड़क प्रदर्शन। वो अन्ना आंदोलन, सीएए विरोध, किसान आंदोलन जैसे मॉडल्स की बात कर रहा है। हाँ, सड़क पर उतरने की बात। तो यहाँ सोचने वाली बात ये उठती है कि जो संस्थागत प्रक्रियाएं हैं, जैसे अदालत जाना, चुनाव आयोग से शिकायत करना, संसद में बहस करना, इन सब के बजाय सीधी सड़क कार्रवाई पर इतनी ज्यादा निर्भरता का सुझाव देना, इस विश्लेषण के अनुसार भारत में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनकी कथित स्थिति के बारे में क्या संकेत देता है? क्या स्रोत ये मानकर चल रहा है कि ये संस्थागत रास्ते अब उतने प्रभावी नहीं रहे या उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता? ये वाकई एक गहरा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मन में जरूर आता है और इस पर आगे सोचा जा सकता है कि ये सड़क बनाम संस्था का जो द्वंद्व दिख रहा है वो भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। बिल्कुल, ये एक विचारणीय बिंदु है। इस गहन चर्चा और विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।